नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखायु आयुर्वेद से। दोस्तों, आज का विषय है पार्किंसंस। पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है और क्यों पार्किंसंस डिजीज़ इतनी भयावह बीमारी के तौर पे अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है और हम इससे किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं और क्या इस बीमारी का कोई स्थायी समाधान संभव है। तो इस विषय में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, पार्किंसंस के बारे में सबसे बड़ी एक जो मिथ है, जो अवधारणा है या फिर एक गलत हम लोगों ने एक दिमाग में बात बैठा रखी है, वो ये है कि पार्किंसंस है तो सिर्फ़ और सिर्फ कंपन है। कंपन से ज़्यादा इस बीमारी का कोई अस्तित्व नहीं है और कंपन ही इसका प्रधान लक्षण है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अकेले कंपन नहीं है, दो तरह की अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो आपकी मूवमेंट बिल्कुल लो होती जाती है, आप हाथ पैर से जो भी गति करते हैं, जिस तरह की मूवमेंट करना चाहते हैं वो मूवमेंट हो नहीं पाएंगी। और दूसरा क्या है कि जब आप रेस्टिंग फेज़ में हैं तो आपके हाथ, जबड़ा, गर्दन, इनमें मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, गति और स्थिरता, इन दोनों का समन्वय बिगड़ा हुआ है। जैसा कि वात व्याधि की जो लक्षण हैं या संप्राप्ति है, वहाँ पे ये कहा गया है आयुर्वेद में कि एक स्थान में तो वृद्धि होगी और दूसरे स्थान में क्षय हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह के लक्षण पार्किंसंस में देखने को मिलते हैं। और इसकी जो एक कंपैरिजन है पार्किंसंस का, वो कंपवात से बहुत ज़्यादा किया जाता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के लोगों को लगता है कि, या जो सीनियर्स थे उन्हें लगता था कि आपको कंपन हो रहा है तो कंपन का मतलब सिर्फ कंपवात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पार्किंसंस कंपवात से हट के बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। आपको मोटर और नॉन मोटर दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। मोटर में तो आपकी मूवमेंट्स हो गई, ब्रेडिकाइनेसिया हो गया, मतलब लो मूवमेंट होना या फिर बिना वजह के ट्रेमर्स का होना, इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। और दूसरी स्थिति क्या है, जहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई, आपको छोटी छोटी मूवमेंट, जो इंटरनल मूवमेंट्स हैं बॉडी के, वो आपके डिस्टर्ब होते चले गए, आपकी याददाश्त पे असर आ गया। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि बीमारी होती क्यों है। इसके होने का एक ही कारण है दोस्तों, वो कारण है कि हमारे ब्रेन में एक छोटा सा एरिया है, सबस्टेंशिया निग्रा, जहाँ से डोपामाइन नाम के कुछ केमिकल निकलते हैं। और वो केमिकल क्या करता है, मान लीजिए दो पोर्शन हैं, दो जगह हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी तय करनी है। और ये कनेक्टिविटी, ये फ्लूइड है यहाँ पे, एक यहाँ से मुझे कोई चीज़ जो सूचना है वो इस जगह पे लेके जानी है। तो ये कैसे जाएगी, ये डोपामाइंस यहाँ से रिलीज़ होते हैं और यहाँ पे जाके अटैच होते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके पैटर्न के हिसाब से वो चीज़ें तय होती हैं ब्रेन के अंदर। अब दो स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। एक तो है स्थिति जहाँ पे डोपामाइन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, मतलब डोपामाइन का क्षय होना शुरू हो गया है, डोपामाइन बन ही नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इनके बीच में जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट अच्छे से नहीं होगी। और दूसरी स्थिति क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एक लेयर आ गई है, एक कोई चीज़ ब्लॉकेज मान लीजिए आप उसे, वो दृश्य है अदृश्य है वो बाद का विषय है, लेकिन वो एक ब्लॉकेज आ गई जिसकी वजह से डोपामाइन तो रिलीज़ हुआ, वो यहाँ पे अटैच नहीं हो पाया। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी इंसुलिन के साथ हो जाती है। इंसुलिन बन रहा है लेकिन सेल्स के साथ अटैच नहीं हो रहा है, और इंसुलिन नहीं बन रहा है तो टाइप 1 टाइप 2 की डायबिटीज़ हम लोग उसमें ले लेते हैं। तो कुछ ऐसी ही एक्टिविटी, बिल्कुल लगभग पैथोलॉजिकली वैसी स्थिति डोपामाइन के साथ पार्किंसंस में हो जाती है। अब इसका उपचार क्या है? उपचार वेस्टर्न मेडिसिन या जो एलोपैथिक साइंसेज हैं वो तो एक ही बात कहते हैं कि ठीक है जी, आपको ये दिक्कत हो गई है तो आप एक काम कीजिए, आप बाहर से लेवोडोपा ले लीजिए और वो डोपामाइन में कन्वर्ट होकर उसका सपोर्ट कर देगा और उस चीज़ को आपको लाभ मिलेगा। लाक्षणिक तौर पे लाभ मिलता भी है रोगियों को, कंपन कम हो जाएंगे, मूवमेंट बेटर हो जाएंगी। लेकिन डोपामाइन हो या कोई भी केमिकल हो दुनिया का, उसके साथ एक बीमारी होती है कि जैसे जैसे समय के साथ हम लोग उस केमिकल को अपने अंदर लेते रहते हैं तो बॉडी उसे आत्मसात कर लेती है, उसका प्रभाव कम होता जाता है। केमिकल की डिपेंडेंसी की तरफ हम चले जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये केमिकल है तो काम चल रहा है, और नहीं है तो काम नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि आप डोपामाइन ले रहे हैं लेकिन उसकी डोज बढ़ाते जाते हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं
डोपामाइन या जो भी मेडिसिन है, तो उसकी डोज बढ़ती रहती है, लेकिन साथ साथ लक्षण भी विकृत होते रहते हैं, उनमें भी चीज़ें बिगाड़ में आती रहती है। और जब आयुर्वेद की चिकित्सा की बात आती है तो ये देखा जाता है, अरे भाई किताब निकालो, कौन सी हर्ब में डोपामाइन मिलता है, अच्छा अश्वगंधा में मिल सकता है, अश्वगंधा यूज़ कर लो। अच्छा क्रोंच पाक में, क्रोंच बीज में है, ठीक है क्रोंच बीज यूज़ कर लीजिए, क्रोंच पाक खा लीजिए, क्रोंच के बने हुए प्रोडक्ट ले लीजिए। लेकिन आयुर्वेद में तो ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं ना। ये जो हम सिद्धांत लगा रहे हैं वो सिद्धांत तो हम कहीं ना कहीं दूसरी तरफ के सिद्धांत को अपनी जगह अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। कारण है, अब कहाँ तो हम वात की बात कर रहे थे और कहाँ हम लोग डोपामाइन पे चले गए, और डोपामाइन को भी हम लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं। वो केमिकली तो है, आप उसे हर्बल और नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ब्रेन के पास जो चीज़ पहुंच रही है या बॉडी के पास जो चीज़ पहुंच रही है वो है तो डोपामाइन ही ना। अगर हम उसी चीज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं तो हम लोग शायद बहुत गलत कर रहे हैं, शरीर के साथ और पद्धति के साथ भी, एक विज्ञान के साथ भी। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा के दो अलग अलग सिद्धांत हैं, और जैसा कि वात के प्रकोप के दो ही कारण बताए हैं शास्त्र ने। वात दो तरह से प्रकोपित होता है, एक तो क्षय के कारण और एक आवरण के कारण। क्षय तो क्या हुआ, क्षय तो हो गया जी, डोपामाइन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है सब्सटेंशियल नाइग्रा में, और उसकी वजह से वो डोपामाइन बन नहीं रहा, तो वो क्षय हो गया है, तो उसकी चिकित्सा करनी है। एक है आवरण की स्थिति, जहाँ पे आवृत हो गया है, कफ ने उसका आवरण कर लिया है, पित्त ने उसका आवरण कर लिया, तो उसमें क्या करना है, पित्त और कफ की चिकित्सा भी साथ साथ करनी है, और साथ में वात की भी। उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक हमें संभावना और स्थिति देनी है। तो ये दोनों चीज़ें जब तक निर्धारित नहीं होंगी तब तक आप कोई भी दवाई लेते रहिए, वो लेवाडोपा ही रहेगी फिर, क्योंकि वो केमिकल की डिपेंडेंसी वाली बात तो बनी रहेगी और आपको कंटिन्यूसली वही चीज़ चलती रहेगी वहाँ पे। हम लोग सुखायु आयुर्वेद पे इसकी चिकित्सा के लिए दो काम करते हैं। पहला तो काम है कि पर्सनल असेसमेंट होती है, पेशेंट का असेसमेंट हर बीमारी में ज़रूरी है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको उसके दोष धातु प्रकृति के अलावा न्यूरोलॉजिकली उसका जो डेफिसिट हुआ है, न्यूरोलॉजिकली जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो हमें पता लगनी ज़रूरी है। अब बात करें रिपोर्ट्स की या एमआरआई की या किसी भी चीज़ की, सभी में एक जैसी रिपोर्ट आएंगी, कोई वैल्यूज़ तो है नहीं। आपके ट्रेमर को नापने की कोई वैल्यू है ही नहीं कि जिसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि हाँ ठीक है जी, इतनी फ्रिक्वेंसी का ट्रेमर चल रहा है तो ये मेडिसिन, और इतने का चल रहा है तो वो मेडिसिन। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखिए कि किसी भी तरह के ओटीसी प्रोडक्ट से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। ओवर द काउंटर जो सेल हो रहे हैं कि हाँ जी इसमें क्रोंच भी है, अश्वगंधा भी है, ब्राह्मी भी है, शंखपुष्प भी है, शतावरी है, ये सारी चीज़ें आप इसे ले लीजिए और ये आपका लाभ कर देगा। इस तरह के ट्रैप पे मत पड़िए, क्योंकि उत्पाद है वो आपके शरीर की किसी तरह से पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि हमें कारण ही नहीं पता ना हम किस चीज़ की चिकित्सा करना चाह रहे हैं। हमें वो चीज़ समझनी होगी, उस चीज़ को समझने के बाद ही हम किसी तरह की चिकित्सा कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि क्या आयुर्वेद में इस चीज़ का निदान संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आयुर्वेद की चिकित्सा को फॉलो करते हैं, हर चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं कि जो प्रकृति, व्यय और देश काल इत्यादि के सिद्धांत आयुर्वेद में बताए गए हैं, तो उससे हम लोग पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं रोगी की। और सबसे बड़ी मदद क्या है कि आपके लक्षण कम से कम आगे तो ना बढ़ें, आप अपना जीवन तो स्थायी रूप से जी सकें। अगर आप चलना चाहते हैं तो आपकी मूवमेंट्स में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसे फ्रीली, स्वतंत्रता से कर सकें और किसी पर डिपेंडेंसी ना हो। तो दोस्तों, पार्किंसंस के बारे में यदि आपके कोई भी किसी तरह का संशय है तो नीचे दिए गए मेल आईडी पे संपर्क करें, और यदि आप प्रॉपर असेसमेंट के लिए आना चाहते हैं तो लास्ट में स्क्रीन पे नंबर दिए गए होंगे, उन नंबर्स पे अपने अपॉइंटमेंट लें। और इस चीज़ के लिए किसी तरह का उत्पाद ना तो इस्तेमाल करें, ना ही किसी से अपेक्षा करें कि आपको कोई कुछ दवाई बता देगा और जिससे अपना लाभ हो जाएगा, क्योंकि बीमारी का जो हल है वो हल है जब तक हम उसके कारण को समझ नहीं लेते, उसको पूरी तरह डायग्नोस नहीं कर लेते, तब तक उस बीमारी का कोई हल नहीं होगा। जुड़े रहिए सुखायु आयुर्वेद से। हम निरंतर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वैज्ञानिक तौर पर जो स्थापित विषय हैं उनको लेकर आते रहें। नमस्कार दोस्तों।